नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आरके न्यूज़ अपडेट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है हरियाणा सरकार के अंदर बहुत सारी योजनाएं चली हुई हैं। सरल केंद्र पर आप 551 योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, परिवार उत्थान योजना आदि योजनाओं की पेमेंट बहुत जल्द होने वाली है। दोस्तों, इसके बारे में कल मीटिंग थी, उसके अंदर ये फैसला लिया गया, इसके लिए बजट पास कर दिया गया है। तो आप पूरी जानकारी देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लोगों को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, हरियाणा की जनता की चिंता कैसे की जा सकती है, इस बात को हम आगे बढ़ा सकते हैं। एक समय में हरियाणा भ्रष्टाचार का पर्यायवाची था। एक समय में अगर आप याद करेंगे तो हरियाणा की छवि क्या थी? अराजकता, भ्रष्टाचार, लैंड डील्स, लैंड डीलिंग्स, लैंड का नेचर चेंज करना, भ्रष्टाचार करना, बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार करना, यही हरियाणा की पहचान बन गई थी। नियम का उल्लंघन करना, यही हरियाणा की पहचान थी। लोगों को नौकरियां देने में छोटा नहीं बड़े से बड़ा घोटाला करना, यही हरियाणा की पहचान थी। मोदी जी की सरकार 2014 में आई और 2014 में ही हरियाणा में सरकार स्थापित हुई और सरकार बनने के बाद प्रदेश की छवि में परिवर्तन आया और हरियाणा भ्रष्टाचारी प्रदेश से प्रगतिशील प्रदेश बनने की ओर बढ़ चला। इसको हमको समझना चाहिए। आज 7 साल हो गए, कोई घोटाला नहीं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने का प्रयास हुआ, नई दिशा से लेकर के उसको तीव्र गति देने का प्रयास हुआ और एक जिसको कहते हैं कि मोमेंटम गेन करते हुए विकास के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस बात के मंत्र को लेकर के चलने का काम मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार में सबको साथ लेकर के चलने का हुआ है। अगर हम देखें तो अगर ये हमारा कार्यक्रम मेरा परिवार मेरी पहचान योजना, इसके तहत आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से जो लोग निचले पायदान पर थे उनको सशक्तिकरण करने का काम लिया गया, उनको ऊपर उठाने का काम किया गया और मेरा परिवार मेरी पहचान योजना को एक सफल आयाम तक पहुंचाने का काम हरियाणा की सरकार ने किया है। उसी तरीके से मेरा पानी मेरी विरासत, इस स्कीम की भी अगर हम बात करें तो ये भारतीयता विचार से जुड़ा हुआ विचार है। पर्यावरण की चिंता भी है, पानी का राइटफुल यूटिलाइजेशन भी है, ईच ड्रॉप मोर क्रॉप की बात भी उसमें आती है। वाटर का कंजर्वेशन कैसे हो सकता है, पानी का कैसे बचाव हो सकता है, कम पानी में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ सकती है, इसकी इसमें चिंता की गई है और यह स्कीम भी बहुत सफल हुई है। हमें पर जान करके खुशी होती है। बहुत महत्वाकांक्षी योजना ली है आप लोगों ने और मैं चाहूँगा कि हमारे कार्यकर्ता इन बात को एक बार नहीं बार बार दोहराएं। मैं ओम प्रकाश धनखड़ जी से निवेदन करूँगा कि इन सारी स्कीम को एक छोटे से एक कार्ड के रूप में बना करके पॉकेट में डालने लायक हर एक कार्यकर्ता को देने की आवश्यकता होती है। जब भी वो जाए कहीं तो वो किसी भी स्कीम का, जो भी स्कीम जहां पर भी वो उपयोगी दिखती है, वहां के जनता के साथ जुड़ी हुई स्कीम दिखती है, उसको जरूर कार्यकर्ता वहां पर उनके साथ उल्लेखित करके चर्चा करे, इसकी आवश्यकता होती है। इसलिए पॉकेट साइज का अगर हम कोई कार्ड बनाएं जिसमें हम सारी स्कीमों के नाम लिखें और कार्यकर्ताओं का क्विज कंपटीशन कराएं कि ये सारी स्कीमों के बारे में जानकारी देना चाहिए तुमको, तो मुझे लगता है कि सरकार की स्कीम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का जुड़ने का रास्ता बनेगा। और मैं कह रहा हूँ बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं ये। 100% एजुकेटेड पंचायत बनाना, ये जिसको कहा जा सकता है कि अकल्पनीय रहा था, जिसे संभव करने का प्रयास हुआ है, इसको संभव किया जा रहा है। उसी तरीके से केरोसिन विलेज विदाउट केरोसिन, किरासन तेल के बगैर किसी गांव का होना, और आप 100% केरोसिन फ्री स्टेट हो गए। इसको हम चर्चा नहीं करते हैं। अरे हम नहीं चर्चा करेंगे तो कैसे चलेगा? पर्यावरण का असर कैसे पड़ेगा, पर्यावरण में फर्क कितना पड़ा है, इसके बारे में अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो ये बात कैसे आगे बढ़ेगी? इसलिए ये सारी बातों को हमको रखना चाहिए। आप ओपन डेफिकेशन फ्री बन गए। यहाँ बैठे हैं अनिल विज जी, स्वास्थ्य मंत्री हैं, मैं भी स्वास्थ्य मंत्री रहा हूँ। ओपन डेफिकेशन फ्री का सीधा असर वाटर बोर्न डिजीजेस को कम होने में पूरा का पूरा उसका फायदा हुआ है। इसको हमको समझना चाहिए। जो वाटर बोर्न डिजीज होते थे,
जो पानी के कारण डिजीज होते थे उसमें कमी आई है, हैजा में कमी आई है, डायरिया में कमी आई है, हर तरीके से हम लोग उसमें आगे बढ़ रहे हैं। और भी पानी की जो डिजीजेज होते थे वो सारों में कमी आई है। ये हमको ओपन डेफिकेशन फ्री से मिला है, इसको भी हमको समझना चाहिए। हर एक विलेज में अटल सेवा केंद्र का प्रारंभ होना, यह भी बहुत जिसको हम कहेंगे कि स्वागत योग्य योजना रही है। उसी तरीके से ये 551 गवर्नमेंट की स्कीम्स के बेनिफिट और ये सरल केंद्र पर सरलता से उपलब्ध हुआ है, इसके लिए भी मैं हरियाणा सरकार को बधाई देता हूं। ये छोटी घटनाएं नहीं है मित्रों। एक समय था जब पंचायत में मुखिया सिर्फ पंचायत की स्कीम के फॉर्म देने के भी पैसे कमाता था। अच्छा नहीं लगता बोलना, लेकिन भ्रष्टाचार की सीमा ये हो गई थी कि कोई किसी जगह के फॉर्म के लिए भी, एक तो साधारण आदमी को फॉर्म नहीं मिलता था, उसका उपयोग नहीं कर सकता था। लेकिन आज 551 स्कीम्स आपकी सरल केंद्र में उपलब्ध हैं और उसका फॉर्म अवेलेबल है, सारी जानकारियां अवेलेबल है और उसका आप उपयोग कर सकते हैं। ये साधारण आदमी को आज़ाद करने का तरीका रहा है डिजिटली, जिसको मोदी जी ने प्रोत्साहन दिया और उसको अमली जामा पहनाने का काम मनोहर लाल खट्टर जी ने किया है। ये स्वागत योग्य है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसी तरीके से लगभग 165 प्रोजेक्ट्स, लगभग 4000 करोड़ रुपए के, ये संपूर्ण हुए हैं, पूरे बने हैं पिछले 7 साल में। 165 प्रोजेक्ट पूरे हुए 4000 करोड़ रुपए में, ये भी हमको ध्यान में रहना चाहिए। और 292 प्रोजेक्ट्स नए लॉन्च हुए हैं। यह है बदलता हरियाणा, यह है बढ़ता हरियाणा, यह है छलांग लगाता हुआ हरियाणा। ये हरियाणा है जो प्रगतिशील हरियाणा की तरफ गया है, और ये है हरियाणा जो भ्रष्टाचारी हरियाणा से निकलकर प्रगतिशील हरियाणा बना है। इसको हमको समझना चाहिए, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, इसी के साथ साथ परिवार समृद्धि योजना, अब ये परिवार समृद्धि योजना में 266 करोड़ रुपए खर्च हुए, जिसमें 12 लाख परिवारों को लाभ मिला है। ये सब छोटी घटनाएं नहीं है। हरियाणा के बारे में कभी अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति की चिंता किसने की थी? सभी बड़े बड़े नेता और भ्रष्टाचारियों के ही बीच में चंगुल में फंसे हुए लोग थे। इनको उससे निकाल करके मुख्य धारा में लाने का काम बीजेपी की सरकार ने, मनोहर जी की सरकार ने किया है। और परिवार समृद्धि योजना में 226 करोड़ रुपए खर्च करके 12 लाख परिवारों को इसका फायदा पहुंचाया है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और अभी ये जो कोरोना आया, संक्रमण आया, इसमें भी अगर किसी बच्चे ने अपने माँ बाप खोए तो उसके लिए भी आपने स्कीम निकाली और उसमें उनको हर तरीके की सुविधा देने का प्रयास किया, उनकी शिक्षा का प्रबंध किया, उनके स्वास्थ्य के लिए प्रबंध किया। वो जब 18 साल के होंगे तो उनको एक मुश्त एक बड़ा अमाउंट उनको दिया जाएगा। इस तरीके की व्यवस्था की गई। उसी तरीके से बीपीएल परिवार को 2 लाख रुपए, अगर कोविड से डेथ होती है तो उसको 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का यह भी काम। और ये कोविड अभी ये घटनाएं घटी ही थी कि ये स्कीम लागू कर दी गई, इसको ध्यान में रखना चाहिए। और इंश्योरेंस कवर सभी किसान को, लगभग 10 लाख किसानों को और आढ़तियों को 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर दिया गया है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसी तरीके से मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में 6000 करोड़ रुपए, 6000 प्रति वर्ष उन फैमिलीज़ को दिया जाएगा, 6000 रुपये जिनकी सालाना इनकम 1,80,000 से कम है। इस तरीके का किया। मैं मित्रों, ये सारी स्कीम्स आपके सामने, ये ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते होंगे, आप जानते होंगे इन स्कीम्स का, लेकिन मैं इनको क्यों दोहरा रहा हूँ? मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को इकोसिस्टम में इन सारी बातों को बारंबार रखते हुए लोगों को बताना पड़ेगा कि हम कैसे अंतिम आदमी की चिंता कर रहे हैं, कैसे हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के चले, कैसे हम अंतिम पायदान के व्यक्ति को सशक्तिकरण कर रहे हैं, कैसे हम महिलाओं की चिंता कर रहे हैं, कैसे हम अपने दलित भाइयों की चिंता कर रहे हैं, कैसे हम अपने गरीब भाइयों की चिंता कर रहे हैं, कैसे हम आयुष्मान भारत में उनके स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों को हमको लोगों के सामने रखना पड़ेगा, रखना चाहिए। ये मेरा आपसे निवेदन है। मित्रों, हम सब जानते हैं पिछले 1.5 साल से सारे राजनीतिक दल लॉकडाउन हो गए हैं, सारे राजनीतिक दल क्वारंटाइन में चले गए हैं, सारे राजनीतिक दल
आइसोलेशन में चले गए हैं। सारे राजनीतिक दल कुछ तो आईसीयू बेड्स में पर पहुंच गए हैं। ये उनकी स्थिति हो गई है। दिखते नहीं है, कहीं जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं से पूछे, मुझे तो 6 महीना हो गया निकले हुए। किसी से पूछो, मुझे तो 3 महीना हो गया निकले हुए। मैं तो घर में ही रहता हूं, आपको मालूम है मैं डायबिटिक हूं, पता नहीं मेरा क्या हो जाएगा। ये है सारे नेता, विपक्ष के नेता। एक नहीं दिखता, एक नहीं दिखता, सारे क्वारंटाइन हो गए। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता अपनी जान को जोखिम में डालकर, और जान को जोखिम में डालकर नहीं, जान गंवा करके भी सेवा ही संगठन है, इसको नीचे अमली रूप में पहुंचाया है। इसको हमको समझना चाहिए हर तरीके से। चाहे पहला दौर आया कोरोना का या दूसरा दौर, हमेशा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जमीन पर लोगों की सेवा करते हुए दिखा और भारतीय जनता पार्टी का एक नया रूप देखा। हम सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए मशीन नहीं है, हम सिर्फ चुनाव लड़ते हैं नहीं है, चुनाव लड़ते भी हैं और जीतते भी हैं। लेकिन चुनाव लड़ना ही हमारा मकसद नहीं है, चुनाव से बड़ा हमारा आयाम है। हम सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, हम राजनीतिक के साथ साथ समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेवारियां निभाते हैं। और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते सेवा ही संगठन में हमारे लोग लगे रहे हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। ये सब छोटी घटनाएं नहीं है। अगर दूसरे दौर में भी, दूसरे वेव में भी अगर हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप लगा करके 4531 ब्लड डोनेशन के कैंप्स लगाए हैं, उसी तरीके से 1497 हेल्पलाइन सेंटर चलाए हैं। हेल्पलाइन सेंटर चलाने का मतलब हम सब जानते हैं। हेल्पलाइन का मतलब होता है कि 24 घंटे 24/7 किसी व्यक्ति को बैठाना और फोन सुनना और उनका जवाब देना, उसका रजिस्टर मेंटेन करना, किस किस की कहाँ क्या जरूरत पड़ी और क्या पहुंचाया गया, ये सारी जानकारियां रखना, इसका लेखा जोखा रखना, ये काम हेल्पलाइन सेंटर किया गया। ये छोटी घटनाएं नहीं है। उसी तरीके से आप देखेंगे फेस मास्क लगभग 1,40,00,000 फेस मास्क बांटे गए। फूड पैकेट्स लगभग 50 लाख बांटे गए। राशन किट्स लगभग 30 लाख बांटे गए। ये काम देश भर में हुआ है और हरियाणा पीछे नहीं रहा। हरियाणा ने 4300 लोगों ने ब्लड डोनेट किया, 4300 पीपल ने। ये दूसरे वेव ने 22 हेल्पलाइन सेंटर्स चलाए और फेस मास्क लगभग आपने 3.5 लाख आपने डिस्ट्रीब्यूट किया और लगभग आपने 1 लाख फूड पैकेट्स आपने बांटे हैं। मैं हरियाणा की इकाई को बधाई देता हूं, ओम प्रकाश जी और उनकी टीम को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने, साधुवाद देता हूं जिन्होंने सेवा ही संगठन में पूरी ताकत लगा करके आपने काम किया है। उसी तरीके से 7 वर्षों में मोदी सरकार ने जो पूरे, यानी 7 वर्ष जब हुए, यानी 30 मई को आपने एक दिन में जो काम किया वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। आपने 6 लाख मास्क और 6 लाख सैनिटाइजर्स आपने बांटे। उसी तरीके से 47,000 केयर किट्स आपने बांटी, 21,000 आपने राशन किट्स बांटे और आपने 1,88,000 थर्मल स्कैनर्स बांटे और आपने 600 स्थानों पर स्वच्छता अभियान को लिया। इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं कि आपने इतना अच्छा काम किया है। उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। अगर हम कोविड मैनेजमेंट की बात करें, मित्रों, मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं और मुझे और अनिल विज जी को भी इसका अंदाजा होगा। हम जब भारत के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करते हैं ना, तो मैंने इंटरनेशनल फोरम्स में सबको ये कहा था, नेवर कंपेयर इंडिया विथ एनी अदर कंट्री। कभी भारत को किसी के साथ तुलना मत करो। भारत अपने आप में, अब आप बोलिए स्वीडन की जनसंख्या कितनी है, स्विट्जरलैंड की जनसंख्या कितनी है, फ्रांस की जनसंख्या कितनी है, इटली की जनसंख्या कितनी है, अमेरिका की जनसंख्या कितनी है। कोई आकर के 3 बिलियन पे खड़ा हो जाता है, वो कोई 3 मिलियन पे खड़ा हो जाता है, कोई 30 मिलियन पे खड़ा हो जाता है, कोई 300 मिलियन पे खड़ा हो जाता है। अरे भाई, हम 1.3 बिलियन के देश हैं, 130 करोड़ के देश हम हैं और भारत जो कार्यक्रम लेता है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोग्राम बन जाता है। इस बात को समझना चाहिए। और आप जान किसी की भी जाए, दुख होता है, हमारे अपने हैं, उनकी चिंता करना हमारा काम है। लेकिन जब हम आंकड़ों को तय करने लगे तो पर मिलियन में तय होता है स्वास्थ्य में आंकड़े,
पर मिलियन में उसको तय किया जाता है। अब अगर आप कोविड मैनेजमेंट की आप बात बोलें, एक समय हमारे देश में 1500 थी टेस्टिंग कैपेसिटी कोरोना की, आज 25 लाख टेस्टिंग कैपेसिटी हो गई है। ये बात बार बार बताने की है कि नहीं है? आप भी आजकल बोल देते हो जाओ जाके अपना आरटीपीसीआर करा के आओ, जाओ जाकर के आरटीपीसीआर करा के आओ, जैसे जाकर के घर बगल की दुकान से कोई ब्रेड खरीद करके ले आओ। क्यों हुआ है? इसलिए कि मोदी जी ने आज 25 लाख टेस्टिंग कैपेसिटी बनाई है। आज 2500 टेस्टिंग यूनिट्स हैं हमारे पास। पहले एक होता था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, आज हमारे पास 2500 हैं। आइसोलेशन बेड्स 14 लाख हैं, आईसीयू बेड्स 81,000 हैं, और इसके साथ साथ जो आईसीयू बेड्स 2000 होते थे वो 81,000 हुए हैं। इसलिए मित्रों, आज हम कोरोना से लड़ने के लिए सक्षम तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ये ठीक है कि दूसरा वेव आया, ऑक्सीजन की कमी पड़ी। ये दूसरे वेव में किसी को नहीं मालूम था कि ये जो डेल्टा वेरिएंट है इसमें इसकी ज़रूरत इतनी तीव्र गति से पड़ेगी कि लंग्स को अफेक्ट होता है, और उसके लिए हमको जल्दी से जल्दी हम वहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था करें। लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं है कि पिछले साल भारत 300 मेट्रिक टन ऑक्सीजन पैदा करता था, और इस साल अप्रैल में 900 मेट्रिक टन पैदा करता था, और इसी साल एक सप्ताह के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9,440 मेट्रिक टन पहुंचा दिया एक सप्ताह के अंदर। और उसको स्थान पर पहुंचाने के लिए जल से, थल से और नभ से, वायु से, तीनों माध्यम से उसको पहुंचाने का प्रयास किया गया। हमारे नेवी के शिप्स लगे ताकि दूसरे देशों से ऑक्सीजन लाया जा सके। हमारे यहाँ वायुयान से, हवाई जहाज से इसको ऑक्सीजन को लाया गया, और उसी तरीके से ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई। और मोदी जी ने वायुयान के पायलट से भी बात किया, लोकोमोटिव के पायलट से भी बात किया, और शिप में जाने वाले कप्तान के साथ भी बात किया, जिन लोगों ने कोरोना एक्सप्रेस में अपना पूरा योगदान किया था। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और एक हफ्ते के अंदर गंतव्य स्थान पर ऑक्सीजन की कमी को समाप्त किया गया, ये हमको समझना चाहिए। 900 से 9,440 मेट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचाया गया। वायुयान से 1400 सॉर्टीज हुई हैं। सॉर्टीज का मतलब होता है उड़ान भरना, यानी 1400 उड़ान भरी गई हैं एक सप्ताह के अंदर, ताकि हम ऑक्सीजन लोगों को पहुंचा सकें। इस तरीके की व्यवस्था हुई है। और इसके साथ साथ अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन में भी बड़ी राजनीति हुई। जब अब फिर मैं बार बार स्वास्थ्य मंत्री के रूप में बता रहा हूं, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब चेचक, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स आया था, तो जब ये दुनिया से समाप्त हो गया था, उसके 15 साल बाद इसके चेचक की टीकाकरण भारत में शुरू हुआ था। ये हमारा इतिहास है। उसी तरीके से पोलियो जब सारे दुनिया में खत्म हो गया था, तो भारत ने पल्स पोलियो का प्रोग्राम लिया था। और वो भी किसने लिया था? आज के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दिल्ली में लिया था, जो बाद में ऑल इंडिया का प्रोग्राम बना पल्स पोलियो प्रोग्राम के तहत। लेकिन मोदी जी ने, और वैक्सीन तो हम बनाने की बात सोच ही नहीं सकते थे। हम तो इंतजार करते थे कि अमेरिका से आएगा, यूरोप से आएगा, जापान से आएगा। जब वो लोग अपने देश में सब लगा लेंगे, उसके बाद जो बचा कुचा होगा उससे हम अपना गुजारा करेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले साल अप्रैल में टास्क फोर्स बैठाई और कहा, उद्यमियों को प्रेरित किया, साइंटिस्ट को प्रेरित किया, और कहा कि अपना वैक्सीन का प्रोग्राम शुरू करो और हमें वैक्सीन चाहिए। और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके भारत को दिया गया, और जनवरी में हमारा ये कार्यक्रम शुरू हो गया। यहां मोदी जी साधना कर रहे थे, वहां दूसरी पार्टियां बाधा पैदा कर रही थी। हम साधक थे, वो बाधक थे। वैक्सीन भारत कैसे बनाएगा, बनेगा कब बनेगा, कैसे बनेगा, ट्रायल हुआ कि नहीं हुआ, आदमी पर ट्रायल हुआ कि नहीं हुआ, मानव मुसीबत में तो नहीं पड़ जाएगा। यहां तक कह दिया गया कि भारत के लोगों को गिनी पिग्स मत समझो। यह भी कह दिया गया कि वी आर नॉट रैट्स। यह भी कह दिया गया, एक स्वास्थ्य मंत्री ने, कांग्रेसी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। यह दीगर बात है कि बाद में वैक्सीन लगवाते वो फोटो खिंचवा रहे थे कि हमने वैक्सीन लगाई है। ऐसी राजनीति की गई। पहले कहा कि वैक्सीन बनाना है, हमको दो, हमको दो, हमको दो। जब हमने उनको दे दिया कि लो अब तुम टेंडर करो और खरीदो, तो बोलने लगा अब आप दो और मुफ्त दो, आप दो और मुफ्त दो। ये राजनीति कर रहे थे।
पहले वैक्सीन 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 का हल्ला किया और बाद में फिर बोला कि वैक्सीन आप ही बना ला करके दो, आप ही ला करके दो। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 7 जून को कह दिया 21 तारीख से कार्यक्रम शुरू होगा और सभी 45 साल की उम्र से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन मुफ्त दी जाए, 18 साल की उम्र से नीचे ऊपर के लोगों को और 45 साल के नीचे के लोगों को वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी, इसकी घोषणा कर दी। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये योजना वैक्सीन की चली और फिर बोलने लगे वैक्सीन की कमी है। मित्रों, हम सब लोग जानते हैं किसी भी दवाई को पूरे प्रोडक्शन में आने में 9 से 10 महीने लगते हैं और यहाँ तो ये वैक्सीन ऐसी है जो 130 करोड़ की जनता को एक बार नहीं 2-2 बार लगना है। लेकिन उसके बावजूद भी इस वैक्सीन के दृष्टि से प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले ये 2 कंपनियां बना रही थी, सीरम और भारत बायोटेक, ये 2 कंपनियां बना रही थी। स्पुतनिक मंगवाया गया रशिया से, उसको भी जोड़ा गया, स्पुतनिक 5 को भी जोड़ा गया। लेकिन अब ये 13 कंपनियां बना रही हैं और दिसंबर तक 19 कंपनियां बनाने लगेंगी। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए और मैं चाहूँगा कि हमारे कार्यकर्ता इस बात को नोट कर लें कि मई महीने में हमारे पास वैक्सीन बनाने की ताकत 8 करोड़ थी, जून महीने में हमारे पास वैक्सीन बनाने की ताकत 10 करोड़ थी और जुलाई महीने में हमारी ताकत बढ़कर के 17 करोड़ हो जाएगी और अगस्त महीने में हमारी ताकत बढ़कर के 19 करोड़ प्रति माह हम बना पाएंगे और सितंबर में 42 करोड़ हम बनाने के लिए सक्षम हो जाएंगे। अक्टूबर में हम 46 करोड़ बनाने में सक्षम हो जाएंगे, 46 करोड़ डोज प्रति माह, और नवंबर महीने में 56 करोड़ हम प्रति माह बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे और दिसंबर महीने में हम 59 करोड़ डोजेज प्रति माह बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि दिसंबर महीने तक हमारे पास 257 करोड़ डोजेज तैयार मिलेगी और ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हो गया है और वैक्सीनेशन की दृष्टि से सबको वैक्सीन लगे, इसके लिए 35,000 करोड़ रुपए अलग से प्रधानमंत्री जी ने एलोकेट कर दिया है, जो 35,000 करोड़ रुपीस इसमें खर्च होगा और यूनिवर्सल वैक्सीनेशन होगा। मित्रों, ये भी हमको समझना चाहिए, ये वैक्सीनेशन वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम है और वर्ल्ड का फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। ये दोनों बातें हमको समझनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूं, अभी 2 दिनों के अंदर पास्ट 2 डेज हमारे यहाँ 2 करोड़ वैक्सीनेशन हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम स्वीडन और स्विट्जरलैंड दोनों की जनसंख्या को मिला लें तो ये हमारे 2 दिन में पूरे हो गए। इसीलिए मैं कहता हूं भारत की संख्या को मत कंपेयर करो। और ये प्रजातांत्रिक देश है, यहां कुछ ऐसे भी सिर्फ हैं जो लगाने से यानी जिनको इसमें राजनीति सूझती है, उसको रोकने का प्रयास करते हैं। उसके बावजूद डेमोक्रेटिक देश में सबको एक साथ पिरोते हुए चलने का काम मोदी जी ने लिया है। सभी प्रदेश की सरकारों को अपने साथ जोड़कर ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। अभी तक 29 करोड़ 40 लाख वैक्सीनेशन एडमिनिस्टर कर दिए गए हैं और उसमें से लगभग 5 करोड़ जो है वो डबल डोज वाले वो काम हो गया है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो हरियाणा में जो कोविड का मैनेजमेंट है उसके लिए आपकी टेस्टिंग कैपेसिटी 32,000 प्रतिदिन हो गई है, जो बहुत ही काबिल तारीफ है। उसी तरीके से आपके पास लगभग 377 अपने कोविड केयर सेंटर हैं। 80,88,000 डोजेज वैक्सीनेट हुए हैं, यानी आपने 80,88,000 लोगों को वैक्सीनेशन लगा दिया है। 21 जून को आपने लगभग 6,27,000 वैक्सीन आपने लगाया, एक रिकॉर्ड आपने बनाया। मैं हरियाणा सरकार को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं जिन्होंने 21 तारीख को इस काम को किया और वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाया। मित्रों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, अगर मैं गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करूं तो मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि हमारे मोदी जी ने इसको शुरू किया है, मैं इसलिए करता हूं कि अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल अपने वक्तव्य में कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ एड्रेस्ड नॉट ओनली हेल्थ इश्यूज, ही हैज़ एड्रेस्ड इकोनॉमिक इश्यूज ऑल्सो एंड दैट वी शुड बी रेप्लिकेटेड बाय अदर कंट्रीज, तो यह दुनिया के मंच पर भारत के पहल को तारीफ की जा रही है, यह हमको समझना चाहिए। अगर यूएन के सेक्रेटरी जनरल, संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल अगर ये कहते हैं कि इंडिया हैज़ टेकन 2 steps, one is प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
and another is Atmanirbhar Bharat, which is taking care of the economic issues of the country, and it is appreciable। तो हमें समझना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र भी भारत के मोदी जी के किए हुए कार्यों की सराहना कर रहा है, उसको समझ रहा है कि इसका क्या अर्थ बनता है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ये छोटी योजना नहीं है, बहुत बड़ी योजना है। और इस योजना के तहत 80 करोड़ की जनता को 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल मिलेगा, गरीब की चूल्हा जलेगा, गरीब को रोटी की व्यवस्था होगी। और ये पिछले साल भी की थी, इस साल भी की है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस काम में लास्ट माइल डिलीवरी में अपना योगदान करे, उसके लिए पूरी ताकत लगाए। ये मैं आपसे ज़रूर आपसे आशा भी करता हूँ और आपको इसके लिए मैं निवेदन भी करता हूँ। उसी तरीके से अगर हम देखें आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत 1,21,000 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है, उसको हमको जरा गहराई से समझने की ज़रूरत है। इसमें फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए 1 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। उसी तरीके से लगभग 20 लाख करोड़ रुपए रखा गया है एमएसएमई सेक्टर के लिए। उसी तरीके से हमारे जो ये रेडी वाला फेड़ी वाला छोटे लोग हैं, इनकी जीवन यापन के लिए भी जो 50 लाख लोग हैं, उनकी भी उसमें व्यवस्था की गई है। ये आत्मनिर्भर भारत, लोकल फॉर वोकल, और आपने जो तय किया है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, हरियाणा उसमें छलांग लगा करके आगे बढ़ सकता है और बढ़ रहा है, उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और किसान भाइयों के साथ जुड़ करके ये जो फार्म प्रोजेक्ट्स है, यानी एग्रीकल्चर एरिया है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगे और फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन के तहत उस काम को आगे बढ़ाए। मित्रों, एग्रीकल्चर का बजट यूपीए के टाइम में 1,21,000 करोड़ था, आज वो बढ़ा करके 2.11 लाख करोड़ कर दिया गया है। इसको हमको समझना चाहिए, जस्ट डबल कर दिया गया है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, सारे बोलते थे ये नेता किसान नेता है, ये नेता किसान नेता है, देश का किसान का नेता। असल किसान का नेता निकले तो प्रधानमंत्री मोदी जी निकले, जिन्होंने इसकी चिंता की है। और इसके लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, ईच ड्रॉप मोर क्रॉप, एक क्रांति लाने का काम किया। और उसी तरीके से रिफॉर्म्स के माध्यम से किसान को आज़ाद किया गया, इसको भी हमको समझना चाहिए। अगर हम बात करें तो लगभग 10 करोड़ किसानों को अभी तक 1.36 लाख यानी 1 करोड़ 36 लाख उनके लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है। और ये जो 8वीं किस्त 14 मई को दी गई, ये लगभग 9.5 करोड़ किसानों को बांटा गया और लगभग 19,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च हुए हैं, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मुझे खुशी है कि हरियाणा ने, मनोहर जी की सरकार ने उसमें सालाना 4,000 रुपये जोड़ा है हरियाणा सरकार की तरफ से, यानी किसान को सम्मान निधि में मोदी जी का 6,000 रुपये और खट्टर जी का 4,000 रुपये मिलके 10,000 रुपये साल का मिलेगा। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं और ये आपके सामने रखना चाहता हूं। उसी तरीके से 1,500 करोड़ रुपए, इसमें लगभग 57 लाख फार्मर्स को इसमें ट्रांसफ़र हो चुका है, जो आप प्रधान मोदी जो मनोहर जी की स्कीम है उसमें से। उसी तरीके से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इसमें लगभग बहुत ही मिनिमम प्रीमियम पर 3,000 उनकी पेंशन लगेगी, इसको किया गया है। और उसी तरीके से सब्सिडी दी गई हमारे फर्टिलाइजर्स पर, डीएपी पर, फर्टिलाइजर्स पर 140% की सब्सिडी दी गई। अब आपको लगेगा हाँ आया गया हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। जो बोरी आपको 2,400 रुपए की मिलती थी वो 1,200 रुपए की मिल रही है, ये आप ध्यान में रखिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक बोरी खरीदने जाओगे तो एक बोरी मोदी जी की तरफ से दूसरी भी ले जाना, इस तरीके की व्यवस्था हुई है, इसको हमको समझना चाहिए। यानी जो 2,400 में आप खरीदते थे आज 1,200 में खरीद रहे हो, एक एक्स्ट्रा खरीदो अब मोदी जी के नाम पर, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग कर सकते हो, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आयुष्मान भारत की अगर मैं बात करूं, मुझे सौभाग्य मिला मोदी जी के आशीर्वाद से कि मैं सौभाग्य योजना को लागू करूं। ये सौभाग्य योजना आज 1.8 करोड़ लोगों को इसकी सुविधा मिल रही है और इसमें 23,000 करोड़ रुपए के क्लेम्स का हरियाणा के भी थे जो क्लियर हुए हैं, उसको हमको समझना चाहिए।
उसी तरीके से जन औषधि केंद्र में जो देश में लगभग 7,752 आउटलेट्स हैं, इसमें 3,000 करोड़ रुपए का उपभोक्ता को फ़ायदा हुआ है। और उसको बोलते हैं सॉल्ट के नाम से जो मेडिसिन मिल रही है, वो मेडिसिन उसको 3,000 करोड़ रुपए उसमें उसको लाभ हुआ है। हमारे अंत्योदय योजना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, सौभाग्य योजना, ये सारी योजनाओं ने तो भारत की तस्वीर बदली ही है और हरियाणा की भी तस्वीर बदली है। प्रधानमंत्री आवास योजना ने सारी चीज़ों को बदला है, ये हम सब लोग जानते हैं। मित्रों, मेरा आपसे एक निवेदन है, आपने बहुत अच्छा 21 तारीख को वैक्सीनेशन किया है, लेकिन मेरा प्रदेश अध्यक्ष से निवेदन है कि इस कार्यक्रम को जारी रखना है जब तक कि 130 करोड़ देश में अंतिम व्यक्ति तक इंजेक्शन वैक्सीनेशन नहीं हो जाता। इसको हमको अपना मिशन समझना है और इसलिए हमारे सभी कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी, पार्टी के चुने हुए लोग, MP, MLA, मिनिस्टर, मेयर, जिला परिषद के सदस्य, जिला परिषद का अध्यक्ष, वार्ड के मेंबर, सब लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर पर, किसी न किसी वैक्सीनेशन सेंटर में सप्ताह में कम से कम 2 बार जाना है और जा करके वहाँ विजिट करना है, लोगों को जोड़ना है, दूसरी डोज के लिए उनको तैयार करना है। इस तरीके का हमको काम करना है। इस वैक्सीनेशन सेंटर को हम इस वैक्सीनेशन के ड्राइव को हम सफल बनाएंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगेगा, ये याद रहे। उसी तरीके से अभी आप वृक्षारोपण के कार्यक्रम में लगे हैं। 25 तारीख को इमरजेंसी को याद करने का दिन होगा। 25 तारीख को मैं निवेदन करूंगा, ये भी मैं आपको बता दूं, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इमरजेंसी देखी नहीं होगी। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने वो कालखंड नहीं देखा होगा। मैंने आज़ादी तो नहीं देखी, लेकिन इमरजेंसी देखने का मुझे सौभाग्य मिला। और मैं जानता हूँ 1,30,000 लोग मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, और DIR, डिफेंस ऑफ इंडियन रूल के तहत जेल के पीछे काल कोठरी में डाल दिए गए थे। और 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 22 महीने के लिए। और उसमें कम से कम 75,000 लोग भारतीय जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। इन लोगों ने अपना जीवन लगाया और आज कांग्रेस पार्टी प्रजातंत्र की बात करती है। किसके मुंह से सुहाता है ये बात? ये लोग जिन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ, इमरजेंसी को लेकर के देश की प्रजातंत्र पर कुठाराघात किया था, वो आज प्रजातंत्र की दुहाई देने लगे हैं। मित्रों, हमको इनको पर्दाफाश करना है, इनका पटाक्षेप करना है, लोगों को बताना है कि किस तरीके का इन्होंने काम किया था। और कई लोग कहेंगे कि अब तो इमरजेंसी चली गई। नहीं, मानसिकता अभी भी वही है, याद रखना। ये तो हम हैं, हमारी विचारधारा है जिसको मजबूती प्रदान हुई है, इसलिए प्रजातंत्र आगे बढ़ रहा है। इसको भी हमको समझना चाहिए, इसको भी हमको ध्यान में रखना। इसलिए मित्रों, इन बातों को ध्यान में रखते हुए 27 तारीख को मन की बात होने वाली है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 27 तारीख को जो मन की बात है, हमारा एक एक कार्यकर्ता बूथ में जाकर के बैठ करके मन की बात में शामिल होगा और साथ ही साथ वहां बूथ की बैठक करेगा। ये दोनों काम हमको करने हैं, बूथ की बैठक करनी है और ये हमको मंथली अपना प्रोग्राम बना लेना चाहिए। ओम प्रकाश धनखड़ जी उसको सुनिश्चित करेंगे कि हरियाणा प्रदेश में हर महीने मन की बात जो है उसको हम बूथ पर हमारा हर कार्यकर्ता मनाएगा और बूथ की बैठक में शामिल होगा, उनके साथ बैठ करके वो काम उसको सुनेगा और सुनने के बाद उसका विश्लेषण भी करेगा, उसके बारे में चर्चा भी करेगा और बाद में अपनी पार्टी के बारे में चर्चा करेगा। इस तरीके से हमारे मासिक बैठक का कॉन्सेप्ट हम डेवलप करेंगे और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, 10 जुलाई के आसपास आगे चल करके ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, इसको भी हम अमली जामा पहनाएंगे। लोगों तक, हरियाणा में हमारी सरकार है, इसलिए हमने वहाँ योजना बनाई है। हर जगह पर हमारा बोर्ड लगना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड लगना चाहिए, हरियाणा सरकार का बोर्ड लगना चाहिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में उसमें चर्चा होनी चाहिए और उसी के साथ साथ यह अन्न गरीब आदमी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सुनिश्चित करना चाहिए। इस काम को भी हम अपने हाथ में लेंगे। मित्रों, जहां हम सरकार में हैं वहां हम सरकार के साथ सरकार के कार्यक्रमों में हाथ बटाएंगे और जहां हम विपक्ष हैं वहां हम प्रखर और जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका निभाने की बात हम कहते हैं। इसलिए मित्रों,
हम हरियाणा में सरकार में हैं और हमारा निवेदन है कि हम पार्टी सरकार के साथ सामंजस्य बैठाते हुए कंधे से कंधा मिला करके इस काम को पूरा करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं ओम प्रकाश जी से ये भी निवेदन करूंगा कि हमारे यहाँ जो कार्यकारिणी के सदस्य रहे हैं, सदस्य पद से हैं लेकिन कार्यकर्ता जिम्मेवारी के साथ चाहिए। इसलिए कोई भी कार्यकर्ता जो कार्यकारिणी का सदस्य है बिना जिम्मेवारी के नहीं रहना चाहिए। उसको कोई ना कोई जिम्मेवारी दी जानी चाहिए और वो उस जिम्मेवारी को निभाए, इसकी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होनी चाहिए। ये आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप इसकी चिंता करें कि पद बिना जिम्मेवारी के नहीं देना।